तो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू नीट रैंक प्लस एंड नीट 2025 के लिए आप तैयार हैं। आज हम पहला चैप्टर करने वाले हैं जो हमारे पास है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एंड इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो इसलिए क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना होता है हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और अगर वेरिएबल्स में क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं आपको इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसका आप अगर यूज़ करेंगे तो ऑप्शंस को यूज़ करके आप मार्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि भाई आप ये समझिए कि ये एनसीईआरटी में सबसे पहला चैप्टर क्यों दिया है। बिकॉज जब आप फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे चीज इंपॉर्टेंट जो आपके लिए रहती है वो ये है कि मेजरमेंट, कि असली में चीजों को आप मेजर कैसे करते हैं, कैसे आप चीजों को क्वांटिफाई करेंगे। तो हम इस चैप्टर में वो चीज सीखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर में बहुत सारा सिलेबस चेंज हुआ है। आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी है तो मैं कहूंगा कि पुरानी एनसीईआरटी में से कम चीजें पढ़नी है, कुछ चीजें कट गई है। पर ऐसा भी नहीं कि आप सिर्फ पुरानी एनसीईआरटी को ना पढ़े, नई एनसीईआरटी को पढ़े, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो हमें पुरानी एनसीईआरटी से पढ़नी, कुछ चीजें ऐसी है जो नई एनसीईआरटी से पढ़नी है। हमारे पास तीन टॉपिक बेसिकली आज की क्लास में मैं करवाऊंगा आपको। यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है, इसका एक इंट्रोडक्शन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि क्या होता है हमारे पास, यूनिट्स क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, इसका एक इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स को समझेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझेंगे। तो अल्टीमेटली ये तीन काम हम आज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा नीट का सिलेबस है। जैसा मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर आपके पास है, देखिए अब हमने अपना जो है ना टॉपिक स्टार्ट कर दिए हैं। अब तक हम क्या कर रहे थे, बेसिक मैथ्स कर रहे थे। तो अब हमारे पास जो रियल टॉपिक्स हैं दे आर गोइंग टू स्टार्ट, वो हमारे पास स्टार्ट हो गए हैं। और अब आपको अपना पूरा फोकस जो है वो लेके आ जाना यहाँ पे। एंड अब गेम बहुत सीरियस हो गया है, और सीरियस गेम में हम सीरियसली जो अपनी स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करते हैं। एंड मेरी स्ट्रेटेजी क्या होती है, मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ, बच्चे कहते हैं सर सिलेबस बहुत है, रिवाइज नहीं हो पा रहा है, सिलेबस इतना ज्यादा है सर, बैकलॉग्स बहुत होता जा रहा है। मेरा सिर्फ एक ही आंसर रहता है, क्या सिलेबस हमारे पास ज्यादा है? सिलेबस आपको पॉइंट वाइज दिया होता है। तो अगर आप नीट का ऑफिशियली सिलेबस अगर दिखेंगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं। यानी कि हमें इस चैप्टर में, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास ये 9 पॉइंट्स हैं। ये 9 पॉइंट्स हमें क्या करने हैं, कवर करने हैं। अब ये 9 पॉइंट्स इजीली क्या हम कवर नहीं कर सकते क्या? भाई आप एक एक करके अगर पॉइंट्स को कवर करेंगे तो धीरे धीरे हमारे पास सारे सारे पॉइंट्स जो होंगे कवर होते रहेंगे। मैं कई बार आपको कहता हूं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक एक करके अगर ये 9 पॉइंट्स को आप पूरा करेंगे तो सारे की सारी चीजें हो जाएगी। और अगर आप सोचेंगे कि एक साथ इसको करने की कोशिश करें तो फिर दिक्कत रहेगी। सो धीरे धीरे ही चले, पर आगे जरूर बढ़े। ये 9 पॉइंट्स हमें कवर करने हैं। एंड सी कि ये 9 पॉइंट्स को मैं कैसे कवर करूंगा, मैं कितने घंटे में कवर करूंगा, 4 या 5 घंटे में मैं 9 पॉइंट्स को कवर कर लूंगा, है ना। फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। तो 4 या 5 घंटे में मैं अगर कर रहा हूं तो आप इवन मेरा डबल कर दीजिए भाई, उससे ज्यादा तो नहीं लगने वाला, है ना। मैंने 5 लिए तो आप 10 घंटे ले लेंगे। ये सफिशिएंट है इस चैप्टर को पूरा करने के लिए। 10 घंटे में पूरा चैप्टर बहुत अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। इसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं उन क्वेश्चंस को मार्क करना, एंड उस क्वेश्चन को मार्क करके आगे बढ़ जाना, यही हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी। आपको कोई भी सिलेबस आपका रहता है, ये सारे के सारे पॉइंट्स देखने हैं। एंड एक चीज मैं और कहता हूं कि आपको अपने जो सिलेबस का है ना, इसका प्रिंट आउट जरूर लेना है। आज ही साइबर, अगर आपके घर में प्रिंटर है तो बहुत अच्छी बात है, प्रिंटर तुरंत ही प्रिंट निकाल लेना, नहीं तो साइबर कैफे जाके ऐसे प्रिंट जरूर ले लेना, ठीक है। जैसे मेरे पास तो बस फिजिक्स का है सिलेबस फॉर नीट यूजी 2024, अपने पास सिलेबस रखिए और सिर्फ इस सिलेबस को जितना आपने पढ़ लिया है ना, जैसे आप, अब हम चैप्टर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपने बायो में कुछ पढ़ा होगा, आपने केमिस्ट्री में कुछ पढ़ा होगा, क्योंकि अब हम बेसिक मैथ्स कर रहे थे तो जितनी भी क्लासेस हमारे पास हुई है, एक हफ्ता जो हमारा निकला है उसमें बेसिक मैथ्स हमने करी है। अब हमने टॉपिक स्टार्ट करें तो अब सिलेबस जो होगा वो बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट रिवीजन टेक्निक क्या होती है कि आपने ये जो प्रिंट आउट एक बार निकाल लिया है, इस प्रिंट आउट को आप क्या करिए, पढ़िए जितना हमने कर लिया। जैसे आज यूनिट्स एंड मेजरमेंट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर फिजिक्स, आप अगर यूनिट 1 देखेंगे इस नीट के सिलेबस में तो फिजिक्स एंड मेजरमेंट दी हुई है। आप सिर्फ इसको पढ़िए कि ठीक है, पहला टॉपिक क्या दे रखा है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दूसरा टॉपिक दे रखा है सिस्टम ऑफ यूनिट। तीसरा टॉपिक आपके पास दे रखा है एसआई यूनिट्स। फिर इसके बाद चौथा टॉपिक आपके पास दे रखा है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट। पांचवा आपके पास दे रखा है लीस्ट काउंट। छठा आपके पास दे रखा है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सातवां एरर्स इन मेजरमेंट। आठवां आपके पास जो है वो डायमेंशंस ऑफ फिजिक्स क्वांटिटी, है ना, फिजिकल क्वांटिटीज होना चाहिए था, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। आप जब पढ़ें तो आप फिर देखिए कि आपको क्या ये टॉपिक आता है या नहीं आता है।
जब आप कोई टॉपिक पढ़ लेंगे तो जब आप उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ेंगे, टॉपिक ही सुनेंगे, नाम सुनेंगे, आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स है ना वो ज्वाइन होने लग जाते हैं टुगेदर, एक तरीके से रिवीजन हो जाती है। दिस इज द फास्टेस्ट टेक्निक ऑफ रिवीजन। और मैंने इसको कई बार ट्राई खुद से भी किया है। इसके अलावा जो आप टॉपर्स देखेंगे, आप चाहे यूपीएससी के टॉपर्स उठा लो, चाहे आप नीट पीजी के टॉपर्स उठा लो, और नीट यूजी आप ही जैसे टॉपर्स जो हैं, मैंने ये सारे टॉपर्स देखे हैं, मैं इनके साथ रहा हूं, तो मुझे पता है कि दिस इज द बेस्ट टेक्निक कि आप सिलेबस जो लेके चल रहे हैं उस सिलेबस को सिर्फ रीड कर लीजिए। जो आपने किया हुआ है आपको एकदम से इंस्टेंटली आपको पता लगेगा कि यार ये चीज आपको पूरी टोटली क्या होगी, रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब ये तो बात रही रिवीजन की आपको किस तरीके से करनी है। नाउ वी आर स्टार्टिंग अवर स्टोरी। सो अपनी सीट बेल्ट पहन लीजिए, एंड ये चैप्टर मैं आपको बता सकता हूं कि मेरे से अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, ऐसा मैं घमंड नहीं कह रहा, मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो आपको एक एप्टीट्यूड चाहिए होता है फिजिक्स के लिए पढ़ने के लिए, वो यहीं से डेवलप होता है। So let me start this chapter, one of my favorite chapter, because यहां से चीजें जो है कैसे स्टार्ट हुई है वो आपको जर्नी पता लगती है कि हाउ इट्स ऑल गेट स्टार्टेड। तो हम मानते हैं कि हमारे पास हमारी ब्यूटीफुल अर्थ, दिस इज द प्लैनेट जो नेचर ने चूज किया कि हमारा जन्म हो, और हमसे पहले बहुत सारे लोग यहां पर आ चुके हैं, हमसे पहले बहुत सारे लोग यहां पर आ गए। आई कैन से कि हमारे पास ह्यूमंस यहां पर आ गए, ह्यूमंस ने आना स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, है ना, ये आपको पता है, आप तो वैसे भी बायो से हैं। एंड मैं ये कहता हूं बच्चों को कि आप ये बताइए कि इंसानों में और जानवरों में क्या फर्क होता है, एक बेसिक डिफरेंस फर्क, जो अगर मैं जिस तरीके से डेफिनेशन हमारे पास होती है ना, कि अगर मैं कहूं कि भाई ये इस चीज की डेफिनेशन है, ये इस चीज की डेफिनेशन है, ऐसे अगर मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछूं कि आप बताइए कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं और जो जानवर हमारे पास होते हैं उनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है। द ओनली डिफरेंस जो हमारे पास होता है वो होता है कि जो इंसान है वो हाइपोथेटिकल बातें कर सकते हैं, दे आर क्यूरियस, जो चीज अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही उन चीजों के बारे में बातें कर सकते हैं। कंपनी की अगर हम बात करें, आजकल कंपनीज बहुत होती है, तो क्या कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है? भाई बिल्डिंग एग्जिस्ट करती है पर कंपनी कोई एग्जिस्ट नहीं करती। आप कंपनी के नाम से वो बिल्डिंग सोचते हो, आप वो लोग सोचते हो, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको हमने एसोसिएट कर रखा है जो हमारे सामने है नहीं। तो ह्यूमन बींग्स जो एक ऐसे एनिमल होते हैं, मैं इनको कहता हूं कि दीज आर द क्यूरियस एनिमल। ये हमारे पास क्या है, सबसे ज्यादा क्यूरियस एनिमल्स हैं। ये सोचते हैं कि कौन सी चीज क्यों है, और जब ये क्यूरियस एनिमल हमारे पास अर्थ पर आए, दे स्टार्टेड टू लिव इन केव्स। ये केव्स में रहना स्टार्ट करे, पहले अर्ली मैन की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमारे पास हम अर्ली मैन की स्टेज पर है कि हम जब अर्ली मैन थे, तो अर्ली मैन सोचिए कि जब सुबह सुबह बाहर निकलेगा तो क्या करेगा, है पॉटी करेगा, पॉटी के अलावा बताइए क्या करेगा। भाई जब अर्ली मैन बाहर निकल रहा है ऐसे सुबह सुबह, गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलेगा ना। अर्ली मैन सुबह उठ के क्या करेगा, बाहर निकल रहा है तो वो देखेगा कि हमारे पास कुछ चीजें बहुत बड़ी है, विशाल काई है, कुछ चीजें बहुत छोटी है। क्या होगा कि नहीं होगा? भाई अगर हमारे पास हम बात कर रहे हैं कि अर्ली मैन ही हमारे पास है, तो उस टाइम पर उसके लिए कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास होगी। वो देखेगा कि कुछ चीजें बहुत स्मॉल है और कुछ चीजें बहुत बिग है। वो देखेगा कि कुछ चीजें बहुत सॉफ्ट है और कुछ चीजें बहुत हार्ड है। कुछ चीजें साउंड प्रोड्यूस करती है, कुछ चीजें टूट जाती है। ऐसी बहुत सारी चीजों को देखेगा, एंड दे स्टार्टेड कंपेयरिंग द थिंग्स। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? भाई उसको बहुत बड़ी चीजें दिख रही है कि अगर किसी जानवर को उसने मार दिया तो वो उसके लिए मेन डिसीजन ये है, क्योंकि जानवर मार के ही खाना है। अब किस चीज से मार के खा सकता है वो? कोई हार्ड चीज होगी, हार्ड चीज से अगर किसी जानवर को मारेगा तभी वो जानवर मरेगा, किसी सॉफ्ट चीज से मारेगा तो नहीं मरेगा ना। तो इस चीज का उसे ज्ञान था कि नहीं था कि कोई चीज हार्ड होती है, कोई चीज सॉफ्ट होती है। फिर अगर किसी जानवर को मार दिया तो बड़े जानवर को मारने की कोशिश करेगा कि छोटे जानवर को मारने की कोशिश करेगा, और अगर कभी बड़ा जानवर मार भी दिया तो उस बड़े जानवर को उठा के लेके आएगा या फिर उसको काट काट के उठा के लेके आएगा कि उसको उठा सके, छोटे पार्ट्स में कर सके। क्या ये बात समझ रहे हैं? थोड़ी सी एक स्टोरी एक बार समझिए, आपको बहुत सारी चीजें पता लगेगी कि एक्चुअली फिजिक्स चलती कैसे है।
अपने दिमाग पे जोर डालिए, ये लेसन ऐसा है कि अपने दिमाग पे जोर डालेंगे तो बहुत सारी चीजें सीखेंगे, फिजिक्स में आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि अर्ली मैन के टाइम पर जब ये ऑब्जर्वेशन करता है तो दे स्टार्टेड कंपेयरिंग द थिंग्स। अर्ली मैन के टाइम पर ही हमने स्टार्ट कर दिया था, दे स्टार्टेड कंपैरिजन। उन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिया था उसी समय पर। देखिए ऐसा नहीं है कि कंपैरिजन अभी होता है, कंपैरिजन हमारे पास पुराने जन्मों से कंपैरिजन हमारे पास हो रहा है। और जब हम डिफरेंट चीजों को कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं, स्टार्टेड कंपैरिजन करते हैं, तो यही चीज जो हमारे पास होती है, यही एक मेजरमेंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास आती है। स्टार्टेड कंपैरिजन यानी यही हमारे पास क्या होती है, ये मेजरमेंट होती है। तो मुझे अगर किसी भी चीज को अगर मेजर करना है तो मुझे सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट है कि मुझे यह पता लग जाए कि किस चीज के साथ मैं इसे कंपेयर करके ये बता दूं ये चीज छोटी बड़ी अच्छी गंदी है ना, कैसे हमारे पास। तो मेजरमेंट के लिए एक चीज ही रिक्वायर्ड रहती है जो हमारे पास है, कि हम किसी चीज के साथ कंपेयर कर सकें। अब किसके साथ कंपेयर करेंगे? पुराने जो लोग होते थे वो बहुत सारी चीजों को उन्होंने यूज किया, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। अलग अलग हमारे पास जो है सिविलाइजेशन हुई, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कुछ काम हुआ, फिर हमारे पास इजिप्ट सिविलाइजेशन में कुछ काम हुआ, ऐसे अलग अलग सिविलाइजेशन हमारे पास है। चाइना में कुछ काम होता था, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग काम होना स्टार्ट हुआ, बट कोई स्टैंडर्ड हमारे पास नहीं था। फिर एक चेंज आता है, मॉडर्न वर्ल्ड का काम होता है, और आई होप कि आपने मॉडर्न वर्ल्ड में पढ़ा भी होगा कि मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास एक रिवॉल्यूशन आता है। अब हम बात करें कि मॉडर्न वर्ल्ड की, तो मॉडर्न वर्ल्ड में एक रिवॉल्यूशन आता है जिसको हम कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। तो मॉडर्न वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन आता है हमारे पास, फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में नेपोलियन बोनापार्टे जो हमारे पास थे, उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ यूनिट्स पे बहुत काम किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग यूनिट्स नहीं होनी चाहिए, एक ही यूनिट होनी चाहिए, और वही यूनिट्स अगर रहेगी तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा ट्रेडिंग करने में। ट्रेडिंग करने में आप इस चीज को ऐसे समझिए कि अगर मुझे इंग्लिश आती है तो मैं बहुत सारे लोगों के साथ बात कर सकता हूं, आई विल बी एबल टू टॉक विद मैनी पर्सन। इट इज लाइक कि आप डॉक्टर बन गए हैं ना, यू नो इंग्लिश, सो यू कैन ट्रीट मल्टीपल पेशेंट्स हु नोज इंग्लिश। अगर आपको उनको चीजें बतानी है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ अपनी लैंग्वेज ही बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तो आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ही मतलब इलाज कर पाएंगे, बिकॉज जब वो कोई दूसरा पर्सन आपको बीमारी बताएगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा। और मैं अपने एक स्टूडेंट की बात बताता हूँ, एंड वो एम्स में है, एम्स में पोस्टेड है अभी, ठीक है। उसने मतलब नर्सिंग करी थी, तो नर्सिंग करने के बाद अभी पोस्टेड है एम्स में ही, एम्स दिल्ली में। तो वो मुझे बता रही थी सर वीआईपी आए थे, एक मैं नाम नहीं बोलूंगा कौन वीआईपी थे, और बोले कि तो पेट में ना घुर 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 हो रही है, आप इलाज कर दो। कह रही मतलब सारे डॉक्टर्स जो होते हैं ना वहां तो नहीं, ऐसे बाद में जाके बहुत हंसे कि मतलब इतना ज्यादा वीवीआईपी कल्चर था, और मतलब क्या बोल रही है कि पेट में घुर घुर होती है, दर्द होता है। तो आपको वो चीजें समझ में आनी चाहिए कि अच्छा ऐसा घुर घुर बोल रही है तो इसका मतलब क्या है। आपको लोकल लैंग्वेज अच्छी तरीके से आनी चाहिए, तो वो आपको क्या बेनिफिट देती है कि एक कनेक्शन हमारे पास बन जाता है। इसी तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन का फायदा क्या रहता है कि हमारे पास जब रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें तो रेवोल्यूशन के बाद पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन आपके पास आया, स्टैंडर्डाइजेशन आना स्टार्ट हुआ था। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमारे पास जो चीजें हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो चीजें हैं उससे वर्ल्ड ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। वर्ल्ड ट्रेड जो हमारे पास था कि एक एक जगह से दूसरी दूसरी जगह हमारे पास चीजें जाने लग गई, तो स्टैंडर्डाइजेशन की हमें रिक्वायरमेंट रही। बिकॉज अगर हम एक जगह का सामान दूसरी जगह बेच रहे हैं और कुछ स्टैंडर्ड चीजें नहीं रहेगी, कोई सामान महंगा रहेगा, कोई सामान सस्ता रहेगा, या फिर आप माने कि कोई बहुत ही कम सामान दे रहा है और कोई बहुत ज्यादा सामान दे रहा है, तो नेसेसिटी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन रहेगा कि नहीं रहेगा? नेसेसरी नेसेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स आर रिक्वायर्ड, या नेसेसिटी ऑफ स्टैंडर्ड्स हमारे पास क्रिएट हुई, आप ऐसा मान लीजिए। क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड हमारे पास होना स्टार्ट हो जाएगा अलवीना, वर्ल्ड ट्रेड कि एक जगह का सामान दूसरी जगह जाके बिक रहा है, तो आपको चाहिए कि अच्छा कितना सामान है, इस सामान के बदले कोई दूसरा सामान चाहिए, तो वो बार्टर सिस्टम होता था। पैसा चाहिए तो ये कितना सामान आप दोगे,
तो मेजरमेंट की हमें रिक्वायरमेंट रही और मेजरमेंट जो हमारे पास है उसकी स्टैंडर्ड हमें क्वांटिटीज जो है वो रखनी स्टार्ट करेंगी। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड स्टार्टेड। तो हमें एक स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट है जिससे हम चीजों को क्या करेंगे, मेजरमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और किसी भी चीज को अगर मैं मेजरमेंट करता हूं, ठीक है, पहले उस चीज को देखते हैं कि कोई भी अगर हमारे पास कोई भी क्वांटिटी होती है, जिस भी क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करते हैं, तो हम किसी भी क्वांटिटीज को किस तरीके से लिखते हैं, हम उसको डिनोट करते हैं एक नंबर से, और नंबर के साथ हम एक मल्टीप्लाई करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट को। हम एक नंबर रखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट को। यही तो काम करते हैं। एक नंबर होता है हमारे पास, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है। अगर मैं डायरेक्शंस वगैरह की बात करूं तो उसको आप लेंगे तो वो अलग चीज है। आप किसी भी चीज की बात कर लीजिए, मान लीजिए कि आप अपनी हाइट ही बता रहे हैं, आप अपनी हाइट बता रहे हैं, जैसे कि हाइट आप बोल दें कि 178 सेंटीमीटर, तो एक नंबर आपके पास आया और ये आपने लगा दिया यहाँ पे, राइट। इसी को आप हाइट को अगर कोई ऐसे बोल दे कि हाइट ही बोल रहा है और वो बोले कि नहीं हाइट हमारी है 5 फीट 10 इंच, तो ये भी क्या कर रहा है, नंबर लगा रहा है हमारे पास और उसके बाद यूनिट्स लिख रहा है। ठीक है, आप अगर इसके अलावा मैं बोलूं कि वेट बता रहे हैं, तो वेट नहीं बोलूंगा क्योंकि फिजिक्स में वेट जो होता है वो न्यूटन में आना चाहिए। मास की अगर मैं बात करूं कि मास, आप बोल रहे हैं कि आपका मास है 45 kg, आपका मास है 45 kg, तो जो ये आप चीजें बोल रहे हैं तो असली में क्या कर रहे हैं, एक नंबर लगा रहे हैं और एक स्टैंडर्ड यूनिट लगा रहे हैं। नाउ ये जो स्टैंडर्ड यूनिट हम चूज करते हैं, ये कैसे चूज करते हैं इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको चीजें जो बताई, इसमें आई होप की क्लैरिटी आपको हुई होगी कि चीजें स्टार्ट कैसे हो रही है। कि हमारे पास अर्थ में जब इंसान पैदा हुए तो इंसान के साथ साथ क्यूरियोसिटी पैदा हुई, कुछ चीजें सोचने की कि ये चीजें ऐसी क्यों है, कंपैरिजन करने की चुल जो है इंसानों की, वो उसकी वजह से ही सारी चीजें हो रही है। तो क्यूरियस एनिमल जब पहले अर्ली मैन केव्स में रहते थे तो इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस करना स्टार्ट किया। दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि कुछ चीजें छोटी होती है, कुछ चीजें बड़ी होती है, कुछ चीजें सॉफ्ट होती है, कुछ चीजें हार्ड होती है। कोई हार्ड चीज है तो उससे क्या करेंगे, जानवरों को मारेंगे, कुछ सॉफ्ट चीजें हैं तो उससे कपड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। एंड दे स्टार्टेड कंपेरिजन, कंपैरिजन उन्होंने स्टार्ट किया। कंपैरिजन हम किसी भी चीज का अगर कर सकते हैं तो वही मेजरमेंट होती है। और मेजरमेंट की अगर मैं बात करूं, फिर मॉडर्न वर्ल्ड में हमारे पास रेवोल्यूशंस बहुत सारे हुए। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे पास हुआ, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में बोनापार्टे थे, नेपोलियन बोनापार्टे, उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन में बहुत ज्यादा फोकस किया बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड हमारे पास धीरे धीरे इनिशिएट हो गया था। फिर हमारे पास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ जिसकी वजह से वर्ल्ड ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ गया, और वर्ल्ड ट्रेड बढ़ गया तो जिसकी वजह से स्टैंडर्डाइजेशन की रिक्वायरमेंट हमारे पास बढ़ गई, और साइंस का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। और जितनी भी यूनिट्स हैं आप देखेंगे कि हमारे पास जितने सेंटर्स हैं जो यूनिट्स की मेजरमेंट हमारे पास करते हैं, ये आपके पास लंदन में हमारे पास चीजें जो है वो बनी है ना, ऑब्जर्वेटरीज वगैरह जितनी भी थी वहां पर थी। तो किसी भी क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक नंबर और एक स्टैंडर्ड यूनिट्स उसके साथ लगाते हैं। क्या इतनी बातें क्लियर माय डियर अलविना, गुलशन, क्या बातें क्लियर है? क्या बातें क्लियर हैं ये? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज पर आते हैं, नेक्स्ट चीज पर आते हैं। तो अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि हमारे पास मतलब मैं पूरी क्वांटिटी ही कह रहा हूं कि अगर मैं पूरे वर्ल्ड में ही बात करता हूं या मैं पूरे यूनिवर्स में ही बात करूं, तो साइंटिस्ट ने जैसे जैसे चीजों को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो साइंटिस्ट सेड कि हमारे पास क्वांटिटीज होती है, अलग अलग क्वांटिटीज होती है, चीजें होती हैं, है ना। साइंटिस्ट ने जब ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट किया तो साइंटिस्ट ने बोला कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, अलग अलग तरीके की क्वांटिटीज हमारे पास होती है। और क्वांटिटीज को उन्होंने दो पार्ट्स में फिर क्लासिफाई किया कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। मतलब दुनिया में आपको जो भी चीज दिख रही है, आप उसे कह रहे हो कि भाई कुछ तो चीज है, वही क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी हमारे पास होती है, दो तरीके की क्वांटिटी हमारे पास होती है। एक क्वांटिटी हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और एक क्वांटिटी हमारे पास होती है जिसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहले जिसकी हमें बात नहीं करनी है उसकी बात करेंगे। फिजिक्स में हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, ये साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है। क्या होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है विच कैन नॉट बी मेजर्ड, हम जिनको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, विच कैन नॉट बी मेजर्ड, कांट बी मेजर्ड।
इनको मेजर नहीं किया जा सकता। कोशिश करी जा सकती है कि इसको मेजर किया जा सके, बस मेजर नहीं किया जा सकता, बिकॉज देयर कांट बी एनी स्टैंडर्ड, देर इज नो स्टैंडर्ड, देर इज नो स्टैंडर्ड यूनिट्स। यहां पे कोई स्टैंडर्ड यूनिट्स हो नहीं सकती है, कांट बी। क्या क्या ऐसे एग्जांपल्स क्या क्या हैं भाई? एग्जांपल हमारे पास है ब्यूटी। अब ब्यूटी को अगर मैं बोलना चाहूं कि ब्यूटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, आपके पास जो ब्यूटी है उसको कैसे बताएंगे कि ये ब्यूटी है? कैसे बताएंगे कि ये बहुत सुंदर है? कैसे बताएंगे कि ये बहुत खराब है? कई लोग कहेंगे कि अरे गोरे हैं तो बहुत ब्यूटीफुल है, अब मैं तो बहुत काला हूं। हमने कई बार देखा है कि हिंदू माइथोलॉजी में कई जो भगवान हैं उनको काले जो रहते हैं वही पसंद है। लोग लोग मतलब भगवान कृष्ण जैसे काले हैं, है ना? मैं भी सांवला हूँ, काला हूँ। तो ब्यूटी, और आप देखेंगे अफ्रीका में भी मिस इंडिया, मिस इंडिया नहीं कह रहा, अफ्रीका में मिस इंडिया कहां से होगा भाई? अफ्रीका में मिस अफ्रीका होता होगा। तो मिस अफ्रीका बनती होगी कि नहीं बनती होगी हमारे पास? तो ब्यूटी के लिए कोई ऐसा पैरामीटर आप बना नहीं सकते कि आप रंग कह दे, आप कह दें कि हाइट इसकी होनी चाहिए, आप कह दे बॉडी ऐसी होनी चाहिए, तो आप ऐसा कुछ स्टैंडर्ड बना नहीं सकते, ठीक है? फिर ब्यूटी के अलावा अगर मैं कहूं मोरालिटी, कि क्या चीज सही होती है, क्या चीज गलत होती है। अब कोई कहेगा कि नहीं सर, मोरालिटी तो जो होती है वो तो यूनिवर्सल होती है, इसका स्टैंडर्ड तो बना सकते हैं कि ये चीज सही होती है। नहीं, मोरालिटी डिपेंड करती है कि आप उस समय पर क्या सोचते हो। कुछ चीजें अभी इस टाइम पर आपको सही लग रही होगी कि बहुत सही है, अगर आप इसको 20 साल 30 साल के बाद देखोगे या 50 साल के बाद देखोगे तो आपको लगेगा यार ये क्या था। बचपन में आप एक आइसक्रीम के लिए रो देते थे कि यार ये आइसक्रीम नहीं मिली, आइसक्रीम पापा ने आइसक्रीम नहीं दिलवाई या मम्मी ने आइसक्रीम नहीं दिलवाई, क्यों नहीं दिलवाई, गंदे हैं, ये है वो है। बट अब उसी आइसक्रीम के लिए अगर आपको कोई मना कर दे कि नहीं दिली, तो आप उस चीज को समझेंगे कि ठीक है, नहीं है। तो मोरालिटी के लिए कोई कंपैरिजन नहीं है, डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। आज आपके लिए नीट एग्जाम इंपॉर्टेंट है, नीट यूजी। आपके पास 5 साल के बाद नीट पीजी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नीट यूजी वाले बच्चों को आप कहेंगे अरे यार बच्चे हैं, ऐसे ही हो जाता है एग्जाम। मैंने देखा ये, एक स्टूडेंट आया था भी मेरा, ऐसे बोला सर एक नीट यूजी तो हो जाता है, नीट पीजी में बहुत टफ टाइप है, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। मैं कहा भाई जिस लेवल पर आप रहते हैं उसी लेवल का आप सोचते हैं। हमें लगता है नीट यूजी में डिफिकल्टी है, आपको लगता है नीट पीजी में डिफिकल्टी है, ठीक है? सो अब मैं मोरालिटी की बात करूं, ब्यूटी की बात करूं, जेलेसी की बात करूं, गुड की बात करूं, बैड की बात करूं कि हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही है ना? जो आपकी फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स का कोई रूल नहीं होता है। एल्वीना, एक मिनट, कुछ कह रही हो? विच कैन नॉट बी मेजर्ड तुमने बोला, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारी थिंग है। अब साइकोलॉजी में मेजर करते हैं, साइकोलॉजी में आपका आईक्यू भी मेजर कर लेते हैं कि कितना दिमाग आपका चलता है या नहीं चलता है। जैसे इंडिया का आईक्यू जो है वो 92nd नंबर पे आता है, 92 नंबर पर आता है कंट्रीज में। तो इंडिया के लोग जो होते हैं बेसिकली जब चीजों को समझाने की कोशिश करी जाती है ना, उस चीज को समझते नहीं है। अपनी जो एक बार इंटरप्रिटेशन बना लेते हैं उसको बना लेते हैं। ये जब आप डॉक्टर बनेंगे तब फील करेंगे। लोग बाग आजकल जो है वो गूगल पे सर्च करके चले जाते हैं और डॉक्टर को बोलते हैं डॉक्टर ये बीमारी मुझे है, अब इस बीमारी का इलाज करिए। खुद ही पहले से डायग्नोस कर लेते हैं, ठीक है? चलिए, अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, वैसे भी ये चीजें तो हमें पढ़नी नहीं है, ये सिर्फ आपको समझनी थी कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो आप पढ़ेंगे नहीं। तो ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को हम पढ़ते नहीं है। फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज होती है विच कैन बी मेजर्ड, इसको कंपेयर किया जा सकता है, विच कैन बी मेजर्ड। और अगर मेजर किया जा सकता है तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, कैन बी कंपेयर्ड, है ना? देर इज स्टैंडर्ड, देर इज स्टैंडर्ड यूनिट्स, हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारे पास होगी जो वर्ल्डली हमारे पास क्या होगी, एक्सेप्टेड होगी, कि लोग उसे मानते होंगे कि हाँ भाई ये हमारे पास यूनिट्स है तो इसको हम मानते होंगे। तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास है। जैसे एक फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं कहूं कि फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास होती है लेंथ, तो लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं, लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं। फिर एक फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं कहूं कि हमारे पास मास, तो मास को भी आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। मैं ऐसा कहना चाहूं कि आप इन सबको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। देयर आर सम रूल्स जिनसे आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है, बिकॉज अगर मैं इस अर्थ पर हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें दिख रही है।
मैं इस रूम में हूँ तो मुझे एक कैमरा दिख रहा है सामने ही, मुझे एक लैपटॉप दिख रहा है, मुझे लाइटें यहाँ पे दिख रही है, फैन दिख रहा है, एसी दिख रहा है, मुझे यहाँ पर ये जो बोर्ड है ये दिख रहा है, मुझे मैं खुद दिख रहा हूँ, है ना, आई कैन फील। सो ये सारी चीजें जो है, बहुत सारी चीजें रहती हैं, सो देयर आर अनलिमिटेड थिंग्स जो हो सकती है। बट साइंटिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि बहुत सारी चीजें जब आ जाती है, दे वांटेड कि हमारे पास चीजें क्या हो, लिमिटेड हो, बहुत ही लिमिटेड चीजें रहे, दे वांट। तो हमने यहां पर क्या किया, कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स बनाना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसकी बात भी करेंगे। पर पहले हम बात करते हैं कि नीड फॉर मेजरमेंट है क्यों, आप मेजरमेंट करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि एसर्शन रीजनिंग के भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि नीड फॉर मेजरमेंट है क्यों। मैंने अभी आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, आप भी बता सकते हैं कि एक्चुअली मेजरमेंट करके फायदा क्या होगा। चलिए, मेजरमेंट जिसकी आप कर पा रहे हैं वो तो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज होगी, फिजिकल क्वांटिटीज को ही आपको पढ़ना है। एल्विना बताओ कि मेजरमेंट करके हो क्या जाएगा, हो क्या जाएगा। अगर हम किसी चीज को मेजर कर रहे हैं तो उससे फायदा क्या हो जाएगा, हमारी डिसीजन बेटर हो जाएगी, इट हेल्प्स अस टू टेक बेटर डिसीजन। मैं तो कई बार बच्चों को ये भी कह देता हूं कि आप अपने जो मेजरमेंट है ना पूरे दिन में क्या कर रहे हैं, एक डायरी में अगर लिखना स्टार्ट कर दोगे कि 9 से 10:30 तक पढ़ाई करी, सर ने कितना पढ़ाया, तुमने कितना पढ़ा, है ना, ये सब चीजें अगर आप एक बार देखना स्टार्ट करोगे, क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपको खुद ही पता लगने लग जाएगा, बेटर डिसीजन रहेगी कि आपको और क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी चाहिए। मल्टीपल टाइम्स हम क्या सोचते हैं कि हम दूसरों में ये सोचते हैं कि दूसरे हमें कुछ बता दे, बट आप खुद भी चीजें ले सकते हैं। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, इट हेल्प्स अस टू टेक बेटर डिसीजन। अगर मान लीजिए कि मुझे कहीं पर जाना है, मुझे इलाहाबाद जाना है दिल्ली से, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो मुझे अगर दिल्ली से इलाहाबाद जाना है तो मुझे पता है कि इतना डिस्टेंस है, तो मैं उस डिस्टेंस के हिसाब से डिसीजन ले सकता हूँ कि मुझे ट्रेन से जाना है, बस से जाना है, या मुझे गाड़ी से जाना है, या मुझे प्लेन से जाना है। और अगर मैं मानूं कि मेरे आस पड़ोस की कोई दुकानें वगैरह हैं तो मैं उसमें सोच सकता हूँ कि हाँ मुझे बाइक से जाना है, मुझे पैदल जाना है, इस तरीके से हम डिसीजन बेटर डिसीजन ले सकते हैं। इट हेल्प्स अस टू रिमूव एरर, इट हेल्प्स अस टू रिमूव एरर्स, एरर्स रिमूव कर सकते हैं हम, ठीक है, एरर्स को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत मतलब आप मेजर ही नहीं कर रहे हैं किसी चीज को तो एरर्स बहुत रहेंगे। मान लीजिए कि मेरी चावल की दुकान है और मैं चावल बेचता हूं, तो आप मेरे पास आए, मेजरमेंट का कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, मेजरमेंट मैं करता ही नहीं, बस आपने कहा कि ठीक है चावल दे दो, मैंने पैसे लिए और मैंने चावल दे दिए, तो हो सकता है कि कभी मैं आपको चावल ज्यादा दे दूं, कभी हो सकता है कि मैं आपको चावल कम दे दूं, तो एरर होने के बहुत सारे चांसेस हैं, चांसेस है कि नहीं है, बहुत सारे चांसेस हैं। अगर एरर हमारे पास कोई हम मेजरमेंट करते नहीं तो चांद तक कैसे पहुंचते, स्पेस टेक्नोलॉजी कैसे काम करती, आजकल जो जीपीएस चलता है कैसे चलता, आजकल जो सर्जरी होती है, डॉक्टर्स में जो सर्जरी होती है, रोबोटिक सर्जरी होती है, बिना मेजरमेंट के कैसे होती। मैंने लेसिक कराई है आंखों की, मेरी आंखों की पहले मेजरमेंट करी गई कि कॉर्निया की थिकनेस कितनी है, कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, ये मेजर कर लिया। मतलब आई वॉज एस्टोनिश्ड कि मतलब मेरी आंखें निकली नहीं है, आंखें वहीं पर है। देर आर इंस्ट्रूमेंट्स जो आंखों का कॉर्निया का मेजरमेंट कर लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया कितना है और क्या शेप है कॉर्निया की, और उस शेप को ही मतलब क्या है चेंज कर देते हैं, मशीन से ही चेंज हो जाएगा। तो ये मेजरमेंट ही तो है जो हमें हेल्प करती है ये सारी चीजें करने में, और ये मेजरमेंट आपको यूज करनी है। द बेटर डॉक्टर यू विल बिकम, जितने आप बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे उतने बेहतरीन तरीके से आप मेजरमेंट कर पाएंगे कि पल्स रेट क्या चल रहा है, हाथ लगाया आपने पल्स रेट, भाई डॉक्टर्स को ये पल्स पकड़ना तुरंत आता है, हाथ ऐसे पकड़ता है कि पल्स सीधी हाथ में आ जाती है, आप पकड़ के देख लीजिए आपको नहीं रहेगा, आप हाथ को ऐसे पकड़िए पल्स आपके हाथ में तुरंत आ जाएगी। मैंने तो सीखा अपने दोस्त से, मैंने कहा यार कैसे पकड़ते हो ये बताओ, तो उसने बताया ऐसे ऐसे फिंगर्स करते हैं यहाँ से, अगर यहाँ नहीं मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा तो यहाँ नहीं आ रहा तो कहीं और आएगा। ऐसी नर्स आप देखिए, नर्सेस नर्सेस क्या करती है, नर्सेस को इंजेक्शन लगाना होता है तो ऐसे ऐसे करके पहले देख लेती है कि यहाँ पर नस है या नहीं है, तो ये मेजरमेंट ही तो है आपके पास, क्या बात समझ रहे हैं, राइट। तो हमारे पास जो साइंटिफिक डिस्कवरीज वगैरह होती है उनमें काफी सारी चीजें हमें क्या करती है, हेल्प करती है।
ठीक है। सो इट हेल्प्स अस टू टेक बेटर डिसीजन, इट हेल्प्स अस टू रिमूव एरर्स। और कोई पॉइंट एल्विना, एनी अदर पॉइंट? बेटर डिसीजन हमारे पास हो गया, रिमूव कर रहा है एरर। और हम क्या कर सकते हैं अगर मेजरमेंट करते हैं तो एक कंपैरिजन, फॉर बेटर कंपैरिजन, हम एक बेहतरीन तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर बेटर कंपैरिजन अगर हम मेजर ही नहीं करते, कई बार क्या होता है कि मैं कई बार बहुत सारे बच्चों को कहता हूं कि आप खुद सोचिए कि आप फिजिकल और नॉन फिजिकल कौन से मेंटलिटी से चलते हैं। कई बार ऐसे बच्चे रहते हैं कि ऑनलाइन के जमाने में भी कई चीजों को टेस्ट ही नहीं करते। मतलब जैसे अगर मैं रैंक प्लस की ही बात करूं, और जो हमसे पढ़ा नहीं है ना, वो किसी और इंस्टीट्यूट को कहेगा XYZ, कहेगा यार वो XYZ इंस्टीट्यूट क्या है, वो बेस्ट है। मैं उनसे पूछूंगा ठीक है क्यों बेस्ट है? बोलेगा सर वो बेस्ट है, इतने सालों से रिजल्ट दे रहा है। अरे भाई रिजल्ट तो टीचर देता है, जब बच्चे आते हैं रिजल्ट टीचर देता है। टीचर जो चीज आपको पढ़ाएगा, आप ये देखिए कि आपको किस टीचर से समझ में आ रहा है। और जब आपने कंपैरिजन करना है तो आप पहले खुद पढ़ के तो देखिए उन टीचर से, पहले आप पढ़िए, खुद से एनालिसिस करिए, फिर देखिए। तो बेटर कंपैरिजन कब हो पाता है? जब आप खुद से मेजरमेंट करते हैं। आप अपने दिल से बातें नहीं करते कि ऐसे इमोशंस की अकॉर्डिंगली कर देंगे कि हाँ मेरा इमोशन ये कहता है कि ऐसा होना चाहिए, लगता है हमें, दूसरे कह रहे हैं, या फिर हवा ऐसी चल रही है उसके हिसाब से कर रहे हैं। जो सोच रहे हैं वो कर देख के सोचिए, है ना एल्विना? कोई पसंद आ रहे लेक्चर्स या नहीं आ रहे? ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनमें से साइंटिस्ट जो हैं वो ये मान के चलते हैं कि हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी होनी चाहिए जिन क्वांटिटीज को यूज करके हम क्या करें, बहुत सारी चीजों को डिराइव कर सके, बहुत सारी चीजों को इजीली कंपेयर कर सके। तो हमारे पास कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है विच हैव टू बी लाइक टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिनको हम मानेंगे कि ये बेसिक है, और इन बेसिक्स क्वांटिटीज को यूज करके हम कोई भी क्वांटिटी आगे बना सकते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज की हम बात कर रहे हैं, यूनिट्स की बात नहीं कर रहे। अभी मैं क्वांटिटी और यूनिट में बात करूंगा। क्वांटिटी जैसे कि लेंथ हमारे पास क्वांटिटी है, लेंथ आपके पास मीटर, सेंटीमीटर, इन सब में हो सकती है, ठीक है, तो वो आपके पास यूनिट्स है। तो हम यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं कि साइंटिस्ट चाहते हैं कि मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। आपको लगता है कि साइंटिस्ट चीजों को मुश्किल कर रहे हैं, अल्टीमेटली साइंटिस्ट का गोल ये है कि मिनिमम चीजों में मैक्सिमम आपका आउटपुट मिल जाए। और इसके लिए हम एक बात करते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल सी चीजें बताता हूं। फंडामेंटल क्वांटिटी होने के लिए एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया कह दें, कंडीशंस कह दें, तो कुछ कंडीशंस हमारे पास होती है। कंडीशंस होती है, पहली कंडीशन, इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट। हमारे पास ये जो क्वांटिटी होती है ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इट मस्ट नॉट डिपेंड अपॉन अदर्स। हमारे पास कंप्लीटली दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होनी चाहिए। इट मस्ट बी इंडिपेंडेंट, इट मस्ट नॉट बी it must not be completely dependent on other physical quantity। किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे हमारे पास ये नहीं आए। मानने को तो हम किसी को भी मान सकते हैं, एल्विना नहीं, वो लेंथ क्यों आया हमारे पास वो मैं अभी बताऊंगा। पहले तो हम इसकी बात करेंगे कि हमारे पास ये क्या है, ठीक है। तो लेंथ वेंथ तो हम बाद में बात करेंगे। ये दो क्राइटेरिया हमारे पास है कि ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तब हम ये कहेंगे कि हमारे पास वो क्वांटिटी फंडामेंटल है, बेसिक क्वांटिटी जो हमें चाहिए, ठीक है। मैं वही एग्जांपल अपना लेता हूं, अर्ली मैन वाला एग्जांपल। मैंने माना हमारे पास एक अर्ली मैन है। अर्ली मैन को अपने जमाने में किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट रहेगी, किस किस चीजों की रिक्वायरमेंट इसको रहेगी? क्या इसको सबसे पहली चीज इसको लेंथ की रिक्वायरमेंट रहेगी? भाई इसको पता होना चाहिए कि लकड़ी कितनी बड़ी है, हथियार कितना बड़ा बनाना है।
अगर किसी हथियार से किसी को जानवर को मारना है तो कितना बड़ा वो होना चाहिए, लेंथ। लकड़ी अगर काट रहा है तो कितनी बड़ी लकड़ी काटेगा, उसको उठा के लेके जाएगा। तो लेंथ एक क्वांटिटी है जो अर्ली मैन के टाइम पर भी होनी चाहिए थी। फिर हमारे पास दूसरी क्वांटिटी, इसी के टाइम पर इसको मास का भी पता होगा कि भाई कोई भारी चीज होती है, कोई हल्की चीज होती है, इसको मास का भी पता होगा। फिर अगर मैं बात करूं, इसको टाइम का भी पता होगा, क्योंकि टाइम, सूरज सुबह निकला, चांद निकला, कब इसको शिकार करना है कब नहीं करना है, तो इसका भी पता होगा, लेंथ मास टाइम। जल्दी बताइए, क्या ये सारी चीजें इसको पता रहेगी? फिर अगर मैं एक और चीज की बात करूं, तो एक चीज इसको और भी पता रहेगी हमारे पास, जो हमारे पास होती है चौथी चीज, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि रोशनी कितनी है, ब्राइटनेस कितनी हमारे पास है, कितनी एनर्जी हमारे पास एक सरफेस पे आ रही है। ठीक है, अब ये खत्म हो चुका है, अर्ली मैन वाला काम खत्म हो चुका है। अब हमारे पास मॉडर्न आदमी आएगा। मॉडर्न मैन, अर्ली मैन को सिर्फ इतनी ही चीजों की रिक्वायरमेंट थी, लेंथ हो, मास हो, टाइम हो, लुमिनस इंटेंसिटी हमारे पास हो, चमक हो। फायर भी तो इसने बनाई थी भाई, है ना। और चलिए एक और चीज कहेगा, कोई कोई कहेगा टेम्परेचर भी होता है हमारे पास, है ना। टेम्परेचर भी आपके पास रहता है, तो आप कह सकते हैं टेम्परेचर। बिल्कुल सही, टेम्परेचर हमारे पास हो सकता है। चलिए, और ये भी अर्ली मैन ही बता सकता है, अर्ली मैन के टाइम पर भी टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट रही, कपड़े पहनने कपड़े नहीं पहनने हमारे पास। अब मॉडर्न मैन जो है, मॉडर्न मैन चीजें यूज करता है, सोफिस्टिकेटेड चीजें। सोफिस्टिकेटेड चीजों की मैं अगर बात करूं, तो मॉडर्न मैन को रिक्वायरमेंट है कि स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए, कि इतनी चीज डालनी है तो इतनी चीज ही डालनी चाहिए। जैसे कि अगर बालों का तेल बनाना है, या फिर मैं कहूँ क्रीम बनानी है, तो हमारे पास केमिस्ट्री का इजाद हुआ कि हमारे पास मोलैरिटी की एक एक एटम को हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। अर्ली मैन को फर्क नहीं पड़ता कि एक एटम डला है, दो एटम डला है, उसको डालना है तो डालना, खाना मतलब भून के खा लेगा, ऐसे कैसे भी खा लेगा। तो मॉडर्न मैन जो हमारे पास रहेगा, इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारे पास रहेगी क्वांटिटी की, कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस हमारे पास कितना है, कि असली में चीज हमारे पास है कितनी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हमने डाला है। अर्ली मैन इतनी नहीं सोचता था, अर्ली मैन को सिर्फ ये पसंद ये था कि चीज है या नहीं है। ठीक है, और सातवीं चीज हमारे पास यहां पे रहता है करंट। सातवीं चीज हमारे पास मॉडर्न मैन के लिए रहेगी करंट। तो ये दो चीजें मॉडर्न मैन की है, और ये हमारे पास पहले से क्या था, अर्ली मैन का था। तो हमारे पास बेसिकली नॉर्मल जो अभी भी हम यूज करते हैं सिस्टम, उसमें जो फंडामेंटल यूनिट्स हम लेके चलते हैं, तो ये हमारे पास जो यूनिट रहती है, इसी यूनिट्स की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास ये जो यूनिट्स होती है, तो हमारे पास इन यूनिट्स को मैं ऐसे लिखता हूं बच्चों को, ताकि इजिली याद हो जाए। मैं उनको लिखता हूं MLT, MLT, और बीच में P। ये हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिनको हमें एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। दीज आर दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जिनको हम एक स्टैंडर्ड मान के चलेंगे। अब ये जो मैंने MLT बीच में C लिखा है, इसका डायमेंशन में बहुत बड़ा रोल रहेगा, ताकि आपको ये हमेशा रहे कि हमारे पास क्या हो रहा है। और C याद रखना, बीच में हमारे पास करंट है। क्योंकि करंट क्यों है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अलग अलग चीजों में। मैं ये बता देता हूँ कि करंट से आप इजीली, अगर करंट को आप I इज इक्वल टू dq/dt होता है, आप करंट से इजीली चार्ज पे जा सकते हैं, और आप करंट से इजीली क्या है, दूसरी चीज पे जा सकते हैं, जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यहां से दो चीजें एक्सप्लेन हो जाती है। ये हमारे पास है मास, ये आपके पास है लेंथ, ये आपके पास है टाइम, ये आपके पास है टेम्परेचर, ये आपके पास L जो हमारे पास है, लुमिनस इंटेंसिटी हमारे पास है, जिसका हम कैंडला लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास मोल है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को मोल में शो करते हैं। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस को मोल में शो करते हैं। तो हमारे पास ये MLT और बीच में C। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक आपके लिए एक टेक्निक है, इसको याद करके रखेंगे आप ऐसे ही जैसे मैंने बताया है, MLT बीच में C।
तो ये तो आपके पास मोल हो गया, यहाँ पर ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस था। यहाँ पे यूनिट हमारे पास होती है कैंडला, यहाँ पे यूनिट हमारे पास होती है केल्विन, यहाँ पे यूनिट हमारे पास होती है एम्पेयर। इस तरीके से इसको लिखते हैं, ठीक है। और लेंथ के लिए तो हमें एल ही लिखते हैं, और ये हमारे पास केल्विन होगी। मोल के लिए हम यहाँ पर मोल लिख देते हैं इस तरीके से, MOL, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है यहाँ पे। तो आई होप कि ये चीजें क्लियर है। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, और इसमें एक ही क्राइटेरिया है जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है कि हमारे पास दो कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, कि हमारे पास वो जो क्वांटिटी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, खुद की जो पहचान है वो उसकी बनी रहे, और मस्ट नॉट हमारे पास वो दूसरी कंप्लीटली डिपेंडेंट ना हो दूसरी अदर क्वांटिटीज पे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। आपके सामने दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कैन नॉट, हमारे पास सबसे पहले जो कैन नॉट वाले जो रहते हैं, अपनी आदत ऐसी बना लो कि आप ये जो कैन नॉट है आपको तुरंत दिख जाए। कैन नॉट पूछ रहा है, कैन पूछ रहा है, नॉट वाली चीजें पूछ रहा है, या वैसी चीजें पूछ रहा है। सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ब्लंडर मिस्टेक कहता हूं मैं इसको। दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको। ये 2025 आपका, मतलब आप समझ के रखिए कि लकीएस्ट होना चाहिए। 25, 7, 2 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7। थाला फॉर अ रीजन, धोनी जैसे वो कहते हैं ना, थाला फॉर अ रीजन, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो 7 मतलब बहुत लकी है आपके लिए। कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो आपके पास फंडामेंटल नहीं होनी चाहिए किसी भी सिस्टम में, क्योंकि किसी भी चीज को हम फंडामेंटल मान सकते हैं। पहले देखते हैं लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। लेंथ और मास को फंडामेंटल अगर मैंने वाला तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होती है? वेलोसिटी होती है लेंथ बाय टाइम। देखिए लेंथ हमारे पास पहले आ रही है, बट टाइम हमारे पास यूनिक है, तो इसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगली बार देखिए लेंथ और टाइम, यहां पे हमारे पास क्या होता है? लेंथ बाय टाइम। ये जो क्वांटिटी है, इसमें आप देखिए ये तो पहली वाली क्वांटिटी आपके पास हो गई लेंथ, फर्स्ट क्वांटिटी आपके पास, और ये आपके पास सेकंड क्वांटिटी, और ये आपके पास थर्ड क्वांटिटी थी। भैया आपके पास फर्स्ट थी, ये सेकंड थी। थर्ड क्वांटिटी तो इसी फर्स्ट और सेकंड का ही तो रेशियो है। थर्ड क्वांटिटी, यहां पे मैं कह सकता हूं कि जो थर्ड क्वांटिटी हमारे पास है, ये तो एक सिंपली रेशियो हमारे पास हुआ फर्स्ट एंड थर्ड सेकंड का। तो थर्ड क्वांटिटी हमारे पास कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गई। ऐसा कह सकते हैं कि थर्ड क्वांटिटी जो हमारे पास है ये कंप्लीटली डिपेंडेंट हमारे पास हो गई है। कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गई है ऑन फर्स्ट एंड सेकंड। और यही तो हमारा क्राइटेरिया था कि आपको कभी भी ये नहीं रखना है कि हमारे पास वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाए। तो ये वाला सिस्टम तो कभी नहीं हो सकता, इसको हम लेके नहीं चलेंगे। आगे आइए, हमारे पास है यहाँ पे मास, टाइम और वेलोसिटी। मास, टाइम और वेलोसिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये वेलोसिटी आपके पास लेंथ बाय टाइम, ठीक है, हमारे पास ये अलग है। यानी कि लेंथ आपके पास नहीं आई है, कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं है हमारे पास। लेंथ, टाइम एंड मास ये तो अलग अलग है ही आपके पास, इसको तो आप लेके चल ही रहे हैं फंडामेंटल में। क्या ये बात समझ में आई? क्या समझ में आई कि क्यों हम उसको नहीं ले रहे हैं? जल्दी बताइए, क्या बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर है। तो एक हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए दो, ये मैंने जो क्राइटेरिया लिखवाए हैं, ये दीज आर द क्राइटेरिया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हम लेके चलते हैं, MLT, MLT और बीच में C आपके पास रहेगा। ये चीज आपको समझनी है। यहाँ पे हमने इसको क्यों हटाया ये भी आपको समझना है कि क्यों इसको हमने नहीं लिया, ठीक है। चलिए, एक हमारे पास नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास आती है। पहला हमने यहाँ पर देखा था फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी हमने यहाँ पे देखा था। अब हमारे पास आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद हमारे पास आती है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो अगर हम डिराइव्ड क्वांटिटी की बात कर रहे हैं,
तो डिराइव्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? भाई डिराइव्ड डेरिवेशन हम करते हैं, डिराइव्ड का मतलब ही ये है कि बेसिकली डिराइव्ड बाय समवन, आप ऐसे मान सकते हैं, ड्राइवर जैसे होता है ना। तो ये हमारे पास इट डिपेंड्स अपॉन, ये क्वांटिटीज हमारे पास ऐसी होती है जो दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। मैं ऐसे लिख सकता हूं, इट डिपेंड्स अपॉन वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारे पास ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास डिपेंड करेगी वन और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी पर। ठीक है, अकेली इनकी कोई एग्जिस्टेंस हमारे पास होती नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मैं पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको बता देता हूं कि जो हमने पहले से सेट माना हुआ था कि फंडामेंटल क्वांटिटी का हमारे पास सेट होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हमने मानी हुई है कि हमारे पास, याद करो, एम एल टी और बीच में टी। ठीक है, ये जो एम ऊपर है ये हमारे पास क्या है? मास, लेंथ, टाइम, और नीचे क्या है? टेम्परेचर, जिसको हम किस में रखेंगे? केल्विन में। ये हमारे पास क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, इसको हम किस में रखेंगे? कैंडला में, सीडी में। ये हमारे पास क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम किस में रखेंगे? जल्दी बताइए, मोल में। ठीक है, ये आपके पास हुआ, और ये आपके पास क्या है? करंट। तो दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको हम क्या लेके चलते हैं। अब ये अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो मैं अब आपको डिराइव्ड क्वांटिटीज का कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं। डिराइव्ड क्वांटिटीज के एग्जांपल्स। पहला, स्पीड इज इक्वल्स टू, क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है? डिस्टेंस बाय टाइम। होता है कि नहीं होता? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। बट अभी हम क्या देख रहे हैं? क्वांटिटी देख रहे हैं। वी आर नॉट कंसिडरिंग कि यूनिट्स क्या होती है। तो क्वांटिटी अगर मैं देखूं तो डिस्टेंस फंडामेंटल में किस में आता है? डिस्टेंस हमारे पास आता है कि लेंथ है डिस्टेंस, तो मैं यहां पे लिखूंगा लेंथ डिवाइडेड बाय हमारे पास नीचे क्या आएगा? टाइम। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैंने इसको क्या करा? रिप्रेजेंट कर दिया है कि मेरे पास क्या आ गया? लेंथ बाय टाइम आ गया है। और इसकी यूनिट अगर हम कहेंगे तो यूनिट आपके पास बहुत सारी हो जाती है, जैसे मीटर पर सेकंड हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर आपके पास हो जाएगी, है ना। ऐसे बहुत सारी यूनिट्स हम बना देते हैं। अगर हम यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स तो आपके पास बहुत सारी मल्टीपल यूनिट्स रहती है, क्वांटिटी आपके पास एक ही है। क्वांटिटी आपको पता है क्वांटिटी क्या है? लेंथ बाय टाइम है। क्वांटिटी आपके पास लेंथ बाय टाइम है। यूनिट्स हमारे पास बहुत सारी हो सकती है। यूनिट को आप देखिए किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर आपके पास है। आप इसे मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं। आप इसे मीटर पर मिनट भी कह सकते हैं। आप इसे सेंटीमीटर पर मिनट भी कह सकते हैं। इट पर्टिकुलरली डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आप कौन सी चॉइस को लेके चल रहे हैं। क्या बात समझ रहे हैं? ये सारी की सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब अलवीना, क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है, अब जब हम चीजों को मेजर कर रहे हैं, नाउ व्हेन आई एम कंपेयरिंग द थिंग्स, मेजर हम जब कर रहे हैं तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है? हमें एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। तो स्टैंडर्ड, जिसे भी हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी ले रहे हैं या स्टैंडर्ड यूनिट ले रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? जिसे भी हम स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिसे ले लें, स्टैंडर्ड यूनिट ले लें, उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहेगी? सबसे पहला, इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल का मतलब है नॉट चेंजेस, विद टाइम, प्लेस, ग्रेविटी, एटसेट्रा, है ना। कुछ भी हो जाए हमारे पास वो चीज चेंज ना हो, इनवेरिएबल होना चाहिए। दूसरा हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स रहता है कि अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी।
भाई अगर वो चीज है ही नहीं तो किस बात की। ये तो ऐसा है, घर में आपके बहुत सारी चीजें रखी हुई है, बहुत सारी चीजें आपने खरीद रखी है, बट जिस दिन आपको उस चीज की रिक्वायरमेंट है उस दिन आपको पता ही नहीं कि वो चीज कहाँ रखी है। जिस दिन बारिश हुई आपको पता ही नहीं आपके घर में छतरी कहाँ पर है। तो उस छतरी की कोई रिक्वायरमेंट आप मतलब क्या क्या ही वो फायदा करेगी आपको, है ना। तो हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, दैट मीन्स कि इट इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर कंपैरिजन। हमारे पास वो जो चीज है, हमारे पास वो जो चीज है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए हमारे पास कंपैरिजन के लिए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हम लेते हैं उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या बात समझे, क्या बात समझ रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एल्वीना, गुलशन, गुलशन हो क्लास में, एल्वीना। चलिए, अब अगर हमने ये बात करी है तो मैंने अभी बहुत सारी टर्म्स यूज करी है, उन टर्म्स की सिग्निफिकेंस बहुत सारी है, तो कुछ मैं इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर रहा हूँ जिन इंपॉर्टेंट टर्म्स को मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं यहाँ पे पढ़ाते वक्त यूज कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले मैंने यूज किया यूनिट का। तो यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड जो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं वो हमारे पास है। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड, इट इज द स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी विच वी यूज फॉर मेजरमेंट। जो हम मेजरमेंट के लिए यूज करेंगे वो हमारे पास यूनिट है। ठीक है, सेकंड हमारे पास हमने यहाँ पे पढ़ा है फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स का मतलब क्या है, यूनिट्स ऑफ, ये हमारे पास क्या रहेगी, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। बस ये हमारे पास क्या है, यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारे पास जो होगी, फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड रहता है डिराइव्ड यूनिट। ये हमारे पास है डिराइव्ड यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, एंड थर्ड, थर्ड हमारे पास है सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड, फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड यूनिट्स का सेट। एक जो सेट रहेगा हमारे पास फंडामेंटल प्लस डिराइव्ड यूनिट का सेट, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट होता है। सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास बहुत तरीके के हैं। जैसे कि अगर मैं अभी बात करूं कि सिस्टम हमारे पास जो रहते हैं, एक सिस्टम आपके पास होता है एफपीएस, एक सिस्टम आपके पास होता है सीजीएस, और एक सिस्टम आपके पास होता है एमकेएस। एमकेएस जो है यानी कि मनोज कुमार सर मनोज कुमार सर नहीं है, बेसिकली ये है कि आपको मुझे ही फॉलो करना है ना, मतलब मुझे यहाँ पर फॉलो करना है। जनरली हमारे पास क्या है, हम एमकेएस को फॉलो करते हैं क्योंकि एमकेएस इज वेरी क्लोज टू सिस्टम दे इंटरनेशनल है, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट जो हमारे पास है, जो हम ऐसा यूनिट्स यूज करते हैं उनके काफी क्लोज है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये हमारे पास कैसे दिया रहता है, ये आपके पास दिया रहता है लेंथ
ओके, थोड़ा टेढ़ा चल रहा था मतलब ये। ठीक है, सो सबसे पहले हमारे पास लिखा जाता है यहाँ पे लेंथ, फिर हमारे पास लिखा जाता है मास, फिर आपके पास लिखा जाता है टाइम। टाइम में तो कोई आपको दिक्कत है ही नहीं कि टाइम हमारे पास क्या है ना। आपके पास जो दूसरी चीज़ चल रही है उसमें आपको देखना है कि क्या चीज़ चल रही है। ये आपके पास है फुट, नहीं हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बात समझी? ठीक है, क्या बात समझ गए? चलिए आगे बढ़े। क्या इतनी बातें क्लियर है आपको? ठीक है, तो डायमेंशंस मतलब ये तो मैंने अभी यूनिट्स आपको बताई है, डायमेंशंस फिर हम इसके बाद करेंगे कि हमारे पास क्या रहता है। अब मैं आपको करवाता हूँ कुछ दूसरा काम, सिग्निफिकेंट फिगर्स का काम कराता हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास क्या क्या होती है, क्योंकि ये जानना हमारे पास बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल रहता है। नेक्स्ट क्लास में, कल तो हमें वैसे भी डायमेंशंस करने हैं तो डायमेंशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम फिर उसके डायमेंशंस के बाद वी विल डू दी एरर्स कि हमारे पास एरर्स किस तरीके से निकाल जाते हैं। डायमेंशंस के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअली क्या सिग्निफाई करता है, यहां पर मैंने फर्स्ट पॉइंट यही लिखा है। तो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली ये मेजरमेंट होती है हमारे पास कि कितना बढ़िया तरीके से हमने मेजरमेंट करी है। जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतना ही ज्यादा वो क्या होगा, हमारे पास बढ़िया मेजरमेंट होगी। ये ऐसा है, मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आया है या एक शादी है, पार्टी है, बहुत बड़ी आलीशान पार्टी आप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे शादी में होती है या फिर कोई ब्याह, शादी ब्याह हो गया, या फिर किसी कोई वैसे कोई एनिवर्सरी वगैरह हो गई। ठीक है, अब उसमें बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन आ गया, प्राइम मिनिस्टर आ गए, आपका एमएलए आ गया, ठीक है, या फिर आपका कोई आस पड़ोस में कोई आईएएस है वो आपके पास आ रहा है घर में। तो आपके लिए वो सिग्निफिकेंट पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सारे के सारे काम छोड़ के आप आ जाएंगे और उस सिग्निफिकेंट पर्सन को क्या है देखेंगे, डील करेंगे, राइट। ऐसा ही अगर हम किसी वैल्यूज को मेजरमेंट करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स रहते हैं। अब उन नंबर में से अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे पास वो नंबर सारे के सारे अगर सिग्निफिकेंट रहे, डेट मीन्स कि मैंने उतने प्रिसाइजली तरीके से मेजरमेंट किया है। अब उसी को समझते हैं, फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजरमेंट आर दी फिगर्स और डिजिट दैट आर नोन विद सर्टेनिटी। हमारे पास जिसको हम जानते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, मेजर कर लिया है, प्लस वन डेट इज अनसर्टेन। इसके अलावा हमारे पास लास्ट जो एक और टर्म हम फालतू बढ़ा देते हैं जो हमारे पास अनसर्टेन है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें जो आपको समझना है वो ये समझना है, मैं अभी रूल्स भी बताऊंगा कि आपको कैसे करते हैं, कि सिग्निफिकेंट फिगर इन अ मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टेल द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस, है ना, जो मैंने आपको बताया कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको मैं बोलूं कि यार 100% आ जाएंगे, अब मैं आपको बोलूं कि 100.0000001% मान लीजिए, तो इसका मतलब कि मैं कह रहा हूं कि इसके आगे जो 0.00000 मैंने लगा दी वो भी आपके लिए क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई मैं बोले कि 99% हमारे पास चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, अब फिर मैं बोलूं कि 99.9999999 ऐसे 99 मैंने बहुत सारे अगर डाल दिए तो फिर मैं बोलूं कि चांसेस हैं कि हो जाए, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि किस में ज्यादा चांसेस आपके पास है। ठीक है, क्या बात समझे? चलिए, अब थर्ड थर्ड हमारे पास पॉइंट है यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ऑब्टेन इन द मेजरमेंट, ग्रेटर इट्स एक्यूरेसी
हमारे पास उतनी ही ज्यादा बढ़िया तरीके से हमने क्या है किया है, मेजर किया है उसको। तो मोर दी सिग्निफिकेंट फिगर, मैं ये भी कह सकता हूं आपके पास कि यहां पे आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास बेटर दी इंस्ट्रूमेंट, मैं ऐसा बोलता हूं बच्चों को कि बेटर दी इंस्ट्रूमेंट, ज्यादा बढ़िया अगर इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब क्या है, मोर दी, बेटर दी इंस्ट्रूमेंट मोर दी सिग्निफिकेंट नंबर, उतने ही ज्यादा नंबर आपके पास क्या आएंगे, सिग्निफिकेंट रहेंगे, उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ये दे जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपनी हाइट ही मेजर करूं तो मैं नॉर्मली सेंटीमीटर्स में कह दूंगा, बट अगर मैं ये बोलूं कि मेरी हाइट है 178 पॉइंट 178.11245678900045, है ना, अगर मैं ऐसे सेंटीमीटर में बोलूं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि सर अच्छा इतने इतने मतलब इतनी वैल्यू तक आपने मेजर कर रखा था। अगर इतनी मुझे सिग्निफिकेंसी रहेगी, कोई बोले कि सर इतनी की रिक्वायरमेंट पड़ती है क्या, कोई ये भी पूछ सकता है कि सर इतना एफर्ट हम लगा रहे हैं, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं इसमें इतनी मेहनत लगती है, तो इनका कोई मतलब फायदा भी है या नहीं है, या कोई फायदा ही नहीं है इसका, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई फायदा ही नहीं है। तो हमारे पास फायदा होता है तभी हम बात करते हैं, अगर फायदा नहीं हो तो हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे हमारे पास क्या चीज चल रही है क्या चीज नहीं चल रही है। ठीक है, फायदा हमारे पास होता है तभी हम यहाँ पर बात करते हैं, अदरवाइज बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे कि हमारे पास क्या चीज चल रही है क्या चीज नहीं चल रही। ठीक है, जैसे जीपीएस की अगर मैं बात कर दूं, ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स जो हमारे पास होती है, उन जीपीएस में अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं रहेगी, तो फिर मतलब कोई फायदा ही नहीं है उनका, वो नहीं मेजर कर पाएंगे हमारे पास। ठीक है, चलिए अब कुछ रूल्स देखते हैं, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैसे निकालते हैं? पहला रूल बहुत सिंपल, ऑल नॉन जीरो टर्म्स आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल हमारे पास है कि ऑल नॉन जीरो टर्म्स आर सिग्निफिकेंट, जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने मेरे पास हो गए, 4। ठीक है, फिर मैंने अगर ऐसे लिखा 4 5, 4 5, कई बच्चे सोचेंगे ऐसे क्यों लिख रहे हैं सर, मैंने लिखा 3 1 2 7, ऐसे लिख रहा हूं, तो आपके पास इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी, 4, क्योंकि ये चारों के चारों नंबर्स मेरे पास क्या है, सिग्निफिकेंट है कि नहीं है ना। या फिर आप ऐसा करिए कि मैं एक चार्ट बना लेता हूं, नंबर और सिग्निफिकेंट हमारे पास कितना है। ये एग्जाम्पल हमने लिया है, ठीक है। सो नंबर और सिग्निफिकेंट नंबर हम लिख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर रहेगा उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितनी होगी, अगर नॉन जीरो नंबर हमारे पास है तो नॉन जीरो नंबर, जितने नॉन जीरो नंबर्स हमारे पास रहेंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर मैं यहीं पर 24 ले लेता, तो 24 में बताइए कितने होते, 24 में बताइए कितने होते, दो, दो नंबर मेरे पास है, ऐसा होता कि नहीं होता। ठीक है, अच्छा अब डेसिमल में ले लेते हैं, अगर मैं ऐसे डेसिमल में लेता कि 2.24,
0.65 मैंने ऐसे ले लिया, पॉइंट ले लिया। मुझे बस यहां पर क्या देखना है, मुझे देखना है कि सारे नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है। मैंने यहां पे लिख दिया 3। पहला रूल हमें ये कह रहा है, डेसिमल वाले को भी ले लिया, वैसे वालों को भी ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमें कहता है कि ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो, ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। जितने भी जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में हमारे पास सैंडविच हो गए तो हमारे पास वो सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। यहां पे रखते हैं। इनको रब कर देते हैं। ठीक है, देखिए अभी यहाँ पे तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 2024 अभी चल रहा है, तो कितने सिग्निफिकेंट नंबर हुए? 5। 5, 4, 4 हुए। अगर मैंने यहां पे बोला कि 2.065 मेरे पास है, या 06 कह देते हैं, 2.06 है, तो मेरे पास सिग्निफिकेंट कितने हुए? 3। ये समझ रहे हैं? मतलब हमारे पास आप सैंडविच करवा दीजिए, बस आपके पास काम हो जाएगा। सैंडविच करवा दीजिए बस। ठीक है, फिर अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता कि 0.102, तो इसको आप क्या कहते हैं? ये तो बीच में नहीं आया ये वाला जीरो, बस ये वाला जीरो आपके पास बीच में आया, और मैंने यहां पे भी एक जीरो लिख दिया, और इसको भी यहां पे 2 कर दिया। चलिए ये कर लिए 10202। तो आपके पास कितने हुए? 3, 4, 5, 5 सिग्निफिकेंट आपके पास हो गए। समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है। हाँ, अब अगर मैंने ये कहा कि मेरे पास 700, 702, 7002, इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 4। तो आप कितने ही जीरो बीच में डाल दीजिए, आपके पास स्टार्टिंग। आवाज अभी आ रही होगी, अभी बीच में चली गई थी। अब ये जो हमने लिखा था वो गायब हो चुका होगा। तो आई होप कि रूल 1 और रूल 2 क्लियर है ना? रूल 1 मैंने आपको बताया था, सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हम यहां पर कर रहे थे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जब हम यहां पर कर रहे थे, फर्स्ट रूल, रूल 1 मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ऑल नॉन जीरो टर्म्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो टर्म्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, सेकेंड, रूल 2, रूल 2 हमारे पास था ऑल जीरोस बिटवीन नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। वैसे केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा? चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट।
ट्रेलिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कैसा? अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास 2 है, मैं वैसे लेके चलता हूँ कि नंबर, वैसे लेके चलते हैं नंबर हमारे पास रहेगा और सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी रहेगी उसको लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रखा नंबर्स, यहाँ पे रखा सिग्निफिकेंट फिगर। तो अगर मैंने बोला यहाँ पे मेरे पास 2 है, तो 2 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर? 1। अगर मैंने बोला 2.0 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 2। अगर मैंने बोला 2.00 है तो सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया 2.000 है, एक और जीरो फालतू बढ़ा दिया, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितनी है? 3, 4, 4 आपके पास है। आप एक जीरो जो बढ़ा रहे हैं, इस जीरो की वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही है। क्या बात समझ रहे हैं? ठीक है, बट अगर डेसिमल ना हो, अगर डेसिमल नहीं हुआ, तो आपके पास क्या होगा? इसको मैं इसी में लिखवाना चाह रहा हूं, 4 रूल्स जो हैं एक ही पेज पे आ जाएं। नहीं आएंगे? ठीक है, कोई बात नहीं। रूल 4, रूल 4 आपके पास है, जीरोस, ट्रेलिंग जीरोस विदाउट डेसिमल। ट्रेलिंग जीरोस without decimal are not significant. एग्जाम्पल, यहाँ पे नंबर लेके चल रहे हैं, यहाँ पे सिग्निफिकेंट लेके चल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, अगर मैंने लिखा 2 तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट है? 1। अगर मैंने लिखा 20, कितना सिग्निफिकेंट है? 1। अगर मैंने लिखा 200, सिग्निफिकेंट 1। मैंने लिखा 2000, सिग्निफिकेंट कितना है? 1। सिंपल। क्या यहाँ से समझ में आया? क्या समझ में आया? अरे भैया जल्दी बताइए, क्या ये समझ में आया? ठीक है, इसी का आप दूसरा मान लीजिए कि आपके पास होता क्या है, इसका मेनली ये रूल रहता है, क्योंकि पावर ऑफ 10 जो हमारे पास होता है ना, उसको कंसिडर नहीं करते। पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। पावर ऑफ 10 आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको लिखूं 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये मेरे पास है, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास रहेंगे 3, 4, 4 सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास है। ठीक है, 3.14, या मैंने बोला 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ये मैंने बोल दिया आपको। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हुए? इसमें भी आपके पास 4 हुए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें रहती हैं, सिग्निफिकेंट नंबर का क्वेश्चन जो है आपके पास आ भी रखा है कई बार, मल्टीपल टाइम्स आपके पास आ रखा है कि कितने निकालिए, सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, तो आपको वो निकालनी पड़ती है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूँ। एलवीना, क्लास में हो एलवीना? गुलशन, एलवीना, गुलशन। ठीक है, तो हम सिग्निफिकेंट नंबर देखते हैं, फिर हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर्स किस तरीके से रहते हैं, करें? ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, सिग्निफिकेंट नंबर आपको बताने हैं।
फाइंड दी सिग्निफिकेंट नंबर। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पहले 165, ठीक है, 2.05, जल्दी जल्दी बताते रहो एलिविना, जल्दी जल्दी, मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी आप बताते रहे। 34.000 आपके पास, ठीक है, फिर आपके पास 0.005, उल्टे से लिखूं, 0.02345, 0.02345, ठीक है। सिक्स्थ आपके पास, है 26900। सातवां, सातवां ले लीजिए आप, कितना लेंगे, सातवां वैसे ले लीजिए 0.02 इंटू 10⁻²। सोच के समझ के फिर बताना, ठीक है, सोच के समझ के फिर बताना। चलिए जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करिए, वेट बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट करिए कि आपके पास कितना कितना आ रहा है। भाई पहले का कितना है आपके पास, 165 अगर आपके पास है, कितने सिग्निफिकेंट नंबर आपके पास है, 3। अगली बार कितने हैं, 3। अगली बार कितने हैं, जल्दी देखिए, डेसिमल के बाद जितने भी आपके पास आते हैं सारे सिग्निफिकेंट है। 3 4 5, 5 आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए, इसमें देखिए कितने आपके पास है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इसमें एक ही है आपके पास 0.00, पीछे पहले वाले आपके पास कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे आपके पास कितने हो गए, ये आपके पास 4, ये आपके पास बताइए कितने हैं आपके पास, 3, ठीक है, क्या समझे कि नहीं समझे। और इसको बताइए कितने आपके पास आ गए, 1, जल्दी बताइए। अभी ये चीज़ समझ में आ गई है या और भी क्वेश्चंस करने हैं इस चीज़ के, क्या ये चीज़ समझ में आ गई है और भी क्वेश्चंस करने हैं इस चीज़ के, डन, डन है, ठीक है। चलिए सो अब हमने ये काम कर लिया है।